ऑल राइट बेटा, सो लास्ट क्लास में मैंने आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था इतना ब्यूटीफुल इक्वेशन एच कैप साई इज इक्वल टू, इसको ओपन अप करते हो, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज डेवा साई अपॉन डेवा x2 प्लस डे h स्क्वायर होता है e माइनस v इज इंटू साई इज इक्वल टू 0. Okay, I'll confirm. If there is any changes, I'll confirm. चलो अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बताया था बेटा कि साई कॉम्प्लेक्स नंबर है, बोलो. I told you psi is a complex number. तो psi का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस बोलो ना. नीचे h स्क्वायर होगा. ओके, प्लीज करेक्ट इट. नीचे h स्क्वायर होगा, राइट. इसको करेक्ट कर लेना, अगर लास्ट क्लास में वो सिर्फ h था. इट विल बी h स्क्वायर. सो psi इज अ इमेजिनरी नंबर, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है. मॉड ऑफ psi स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. ये सुनो, और अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है तो इसमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना होगा. वन वे ऑफ राइटिंग द वॉल्यूम इज dx dy dz. यही आपका क्या है? प्रोबेबिलिटी. और इसका इंटीग्रल मॉड ऑफ साई स्क्वायर dx dy एंड dz फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ट्रिपल इंटीग्रल. इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 होती है, राइट. अच्छा जी, इसके बाद हमने इसके कंपोनेंट्स डिस्कस करना शुरू किए थे कि बेटा इसके अंदर दो पार्ट होता है. साई को अगर देखोगे तो एक एंगल वाला पार्ट होता है जिसको एंगुलर फंक्शन बोलते हैं, और एक रेडियस वाला फंक्शन होता है जिसको, तो रेडियल एंड दूसरा कौन सा बेटा? एंगुलर. ये फंक्शंस होते हैं इसके अंदर. पूरे साई के कंपोनेंट्स को अगर आप देखने की कोशिश करते हो तो ऐसा है. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? फिर मैंने डिस्कस किया था आपको क्वांटम नंबर्स के. ठीक है, साई के अंदर ये जो फंक्शन का ब्रेकडाउन है इस तरह से है. उसके बाद मैंने बताया था बेटा कि इनका एनालिटिकल डिस्कशन ही हमें करना है. तो इनसे निकले हैं कौन से क्वांटम नंबर? 3 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक. चौथा क्वांटम नंबर जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसका एग्जिस्टेंस बिल्कुल इंडिपेंडेंट है. अच्छा जी, इसके बाद मैंने आपको और बताया था कि यहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहां पे क्या है? एन. एन किसके बारे में बताता है बेटा? शेल के बारे में, उसकी एनर्जी के बारे में और उसके साइज के बारे में. इसकी वैल्यूज क्या हो सकती है? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट. और n इज इक्वल टू 1 का मतलब के शेल बोलते हैं इसको. एल एम एन ओ पी क्यू एंड सो ऑन डॉट डॉट. इसके बाद मैंने आपको डिस्कस किया था सेकंड क्वांटम नंबर विच इज एल, एजीमुथल क्वांटम नंबर. एल की वैल्यू सेल पे डिपेंडेंट होती है. कौन से शेल की बात कर रहे हो उसके हिसाब से एल की वैल्यू आती है. अगर आप फर्स्ट शेल की बात कर रहे हो तो सिर्फ उसमें एल की वैल्यू कितनी होती है बेटा? हमेशा 0 से 1 है, सॉरी 0 से n-1 पे जाके एंड हो जाती है. तो बताओ, अगर n की वैल्यू 1 है यानी फर्स्ट शेल में, तो एल की वैल्यू कितनी होगी? सिर्फ एक 0. अच्छा जी, n इज इक्वल टू 2 है तो एल की वैल्यू 0 एंड 1. n इज इक्वल टू 3 है तो एल की वैल्यू 0 1 एंड 2. n इज इक्वल टू 4 है तो एल की वैल्यू 0 1. गॉट इट? यानी जितना आपका शेल नंबर होगा उतने डिफरेंट सब शेल्स आएंगे. अब ये नंबर मिक्स ना हो इसलिए इनकी नेमिंग है. क्या नेमिंग है बेटा? एल की वैल्यू अगर 0 है, नेम इसका क्या है या सिंबल क्या है? 0 पे एस, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे,
एंड सो ऑन इट विल गो लाइक दैट. इज दैट क्लियर? फिर हमने एक डिस्कस किया था पॉसिबल सबशेल कौन कौन से होंगे. तो 1 में 1s, 2 में 2s 2p, 3 में 3s 3p 3d, 4 में 4s 4p 4d एंड 4 एंड ऐसे करके हमने पूरी लिस्टिंग करी थी. यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, L पता हो तो L से हम क्या निकाल सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम. कौन सा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. और इसका फॉर्मूला क्या होता है जतिन बताओ? बहुत गलत बात है. अंडर रूट एल, एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई, और एच अपॉन 2 पाई को हम एच बार भी लिखते हैं. इज दैट क्लियर? इतनी चीजें मैंने क्लियर करी थी बेटा, बोलो. चलिए अब आगे देखते हैं. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हेडिंग डालिए और यहीं से आगे हम लोग का लेक्चर शुरू करते हैं. चलो बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, जिसको ml या फिर सिंपली m बोलते हैं, ये किसके बारे में बताता है? लिखो, इट टेल्स अबाउट ऑर्बिटल. इट टेल्स अबाउट ऑर्बिटल. अगला लिखो, it tells about the orientation of the orbital in, it tells about orientation of the orbital. It tells about orientation of the orbital. Did you understand? ml और m, ठीक है. अच्छा जी, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के बारे में बताता है. देखो, फॉर अ गिवन सबशेल L, लिखो, फॉर अ गिवन सबशेल L, फॉर अ गिवन सबशेल L, तो m की वैल्यूज हैं, m की वैल्यूज हैं -l होते हुए, 0 होते हुए +l तक जाती. अगर मैं एग्जांपल की बात करूं बेटा, तो L इज इक्वल टू, मान लो मैंने 3 ले लिया. L इज इक्वल टू 3 का मतलब F सबशेल. एम आई राइट और नॉट? बोलना बेटा. S के लिए 0 होता है, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है और F के लिए 3 होता है. क्या समझ में आ रहा है? ये एकदम वैल्यूज दिमाग में बिठा लो, बहुत जगह यूज आने वाला है, तो एकदम बिठा लो. स्टार्टिंग विद 0, SPDF, SPDF 0 1 2 3, G आ गया तो 4 ऐसे करके दिमाग में एकदम अच्छे से बिठा लो. तो L इज इक्वल टू 3 बोले तो तुम्हारे दिमाग में क्या रेजोनेट करना चाहिए? F सबशेल. F सबशेल के लिए M की वैल्यू, M कैन हैव कौन सी वैल्यूज? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. कितने आ गए भाई साहब इसके अंदर पॉसिबल वैल्यूज? 7. इज दैट क्लियर? दैट इज F subshell have how many orbitals? 7 orbitals. 7 orbitals. अभी डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल क्या है. अब आते हैं, बात करते हैं. ये पहला एग्जांपल था. चलो दूसरा अपने से करो. L इज इक्वल टू 2, दैट इज बताओ कौन सा सबशेल? D. D सबशेल. M कैन हैव कौन सी वैल्यूज? -2, -1, 0, 1 एंड +2. कितनी वैल्यूज हो गई बेटा? बोलो. दैट इज D subshell have how many orbitals? 5 orbitals.
अच्छा जी, इसी तरीके से L इज इक्वल टू 1 एंड L इज इक्वल टू 0 निकालिए आप लोग। 1 का मतलब क्या हुआ जी? P सब शेल, ये सुनो। M कैन हैव वैल्यूज -1 0 +1, मतलब P सब शेल कैन हैव 3 ऑर्बिटल्स, ये सुनो, बोलो। और L इज इक्वल टू 0 का मतलब P, सॉरी कौन सा, S सब शेल, और S सब शेल हुआ तो क्या कर सकते हैं? बोलो बेटा। S सब शेल हुआ तो क्या कर सकते हैं? M कैन हैव S सब शेल, एकमात्र ऐसा सब शेल है which will have 1 orbital only। तो अब हम थोड़ा ऐसा बनाएंगे, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लेंगे। जब भी लिखेंगे S सब शेल तो उसके साथ बनाएंगे एक बॉक्स, मतलब 1 ऑर्बिटल। P सब शेल जब भी लिखेंगे तो उसके सामने बनाएंगे P के 3 बॉक्सेस। D लिखेंगे D सब शेल तो उसके सामने कितने बॉक्सेस बनाएंगे? 5। 1 orbital, 3 orbital and 5. These are symbolic representation. S subshell, P subshell, D subshell will have 1, 3 and 5. F में कितना है? 7। बोलो। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर सबशेल का जो वैल्यू है वो L है, तो क्या उसके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल 2 टाइम्स L + 1 हो सकता है क्या? देखो ना बेटा, अगर L 3 था तो इधर 3 और इधर 3, 6 हो गए, और बीच में एक एक्स्ट्रा, जीरो वाले को भी लेकर के कर रहे हैं। तो 3 + 3 + 1, 3 2 जा कितना हुआ? 6 + 1। इसी तरीके से यहां देखो, इधर भी L, इधर भी L, ये एक्स्ट्रा 1। तो एक जनरलाइज कर सकते हैं, दैट इज फॉर अ गिवन L, number of orbital is equal to 2L + 1. Do you agree with me? बोलो। सो 2L + 1 आ गया इसका आंसर। इसको बढ़िया से नोट कर लो। अब बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बी रेडी विद दिस। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द total number of orbitals possible in fourth shell। आप करिए बढ़िया से। चौथे शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे? एक क्वेश्चन है। एब्सोल्युटली रॉन्ग अगर आप 9 बोल रहे हो। थोड़ा दिमाग लगाओ और क्वेश्चन पे ध्यान दो जतिन। मैंने बोला है, रोहन सॉरी, मैंने बोला है कि क्या दिया है मैंने? शेल नंबर दिया है, कितना? 4। सब शेल का नंबर नहीं दिया है, देखो उसको ध्यान से पढ़ो। N बोला है। चलो अब लग जाओ, जल्दी करो। सोच के देखना, करना उसको बेसिक से। अरे एक बात बताओ, क्या मैंने तुम्हें
सेल के अंदर कितने सबशेल होते हैं ये नहीं बताया है क्या? और सिर्फ एक एक सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं ये नहीं बताया, उसको ब्रेक डाउन करो बस और आंसर आ गया। करके देखो। चलो अच्छा, अच्छा बेटा इधर इधर ध्यान दो। क्या आंसर आया आप लोगों का? कितना आया? 16। कितने लोग आया 16? हाथ उठाओ। बिल्कुल सही। आ जाओ देखते हैं कैसे करना है। देखो बहुत आसान है, बस आपको ना ब्रेक डाउन करना है बेसिकली ना। चलो शिफा बताओ मैंने क्या दिया हुआ है। गिवन n is equal to 4, that is फोर्थ शेल, यही दिया है ना। पहले तुम इसमें बताओ कितने सबशेल्स होंगे, सबशेल्स इन फोर्थ शेल। क्योंकि ऑर्बिटल तो सबशेल के अंदर होता है ना, तो पहले सबशेल निकालेंगे। बताओ फोर्थ शेल के अंदर, बोलो ये तुमको बोलो। हाँ ये ऑफ कोर्स। हाँ हाँ सारे बताओ ना कौन कौन से। L इज इक्वल टू वैल्यूज बताओ कितनी आएंगी। हाँ हाँ कहाँ जा रहा है तुम्हारा दिमाग। ये फोर्थ शेल दिया है, n की वैल्यू दिया है बाबा। L की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक जाता है। बताओ n की वैल्यू कितनी है? 4। यहां रखो तो कहां तक गया? 3। L का वैल्यू कितना आएगा? 0। इसका वैल्यू कितना आएगा बेटा? 1। L का वैल्यू कितना आएगा? 2। कहां तक जाना है हमें? 3 तक। L की वैल्यू कहां तक गई? 3। अब बताओ L की वैल्यू 0 के लिए m की वैल्यू कितनी हुई? मतलब एक बॉक्स मिला। L की वैल्यू 1 के लिए m की वैल्यू -1, 0, +1। यस और नो?
कितने बॉक्सेस? 3। इधर वाले में कितने बॉक्सेस? -2 -1 0 +1 +2, कितने बॉक्सेस? इसके लिए कितने बॉक्सेस? टोटल जोड़ लो ना बाबा, टोटल ऑर्बिटल्स कितना आया? 1 + 3 + 5 + 7, जोड़ लो कितना आया? समझ आया कैसे करना है? ऐसे ही बताओ n = 5 में एक और प्रैक्टिस के लिए बस करो, एक प्रैक्टिस के लिए करो, चलो लिखो। हाँ पूरा मेथड से मैं चेक करूंगा अभी, ये 25 बोलना नहीं है, पूरा मेथड से मैं चेक करूंगा। आपको पहले शेल नंबर देखो, सब शेल के नंबर लिखो, उनके नाम लिखो, ये S है, ये P है, ये 2 मतलब D है, ये F है, ऐसे सबके नाम लिखो एंड फिर हर सब शेल में ऑर्बिटल देखो, फिर सबको जोड़ो। लिखो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन, find the total number of orbitals present in, find the total number of orbitals present in fifth shell। चलो बता कितना है? हाँ लिख करके दिखाए, चेक करता हूँ। कर लिया सभी ने? चेक करें। सबसे पहले क्या करना है बेटा? इन फिफ्थ शेल, इन फिफ्थ शेल that is n is equal to 5, 5 sub shells are present, yes or no? कौन कौन से? L की वैल्यू 0 1 2 3 एंड 4, यानी S P D F N। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अच्छा जी, S में M वैल्यू फॉर L इज इक्वल टू 0, M की वैल्यू क्या होगी? 0। फॉर L इज इक्वल टू 1, M की वैल्यू -1 0 +1। यहाँ ऑर्बिटल्स लिखेंगे, यहाँ 1 यहाँ 3। फॉर L इज इक्वल टू 2, M की वैल्यू कितनी होगी? -2 -1 0 +1 प्लस ऑर्बिटल कितने हो गए? 5। फॉर L इज इक्वल टू 3, M की वैल्यू -3 -2 -1 0 1 2 3, यहाँ प्लस 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 ना, 7 हो गए। फॉर L इज इक्वल टू 4, M इज इक्वल टू -4 से लेके +4, टोटल ऑर्बिटल कितने आ गए जी? 9। सबको जोड़ दें, टोटल ऑर्बिटल्स। ऐसे कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे और इस तरीके से आंसर नहीं करोगे तो 0 नंबर दूंगा, ध्यान रखना। डायरेक्ट आंसर किया तो आपको पूरा अच्छे से, नहीं बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं, क्योंकि वो किसी से पूछ के भी आंसर हो सकता है। आप मेथड जानते हो तो आप डिक्टेट करके लिखोगे, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो 2-3 नंबर से कम का नहीं आएंगे ये, ठीक है? सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव टेस्ट आपका नेक्स्ट वीक में मैं एक रखूंगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम खत्म करते ही। अच्छा लास्ट वाला
वो मिल जाएगा बेटा। एक्चुअली यार देखो, हर एक कॉपी चेक करने में कम से कम 3 से 5 मिनट लगता है, एंड क्लासेस के बाद इतना टाइम बचता नहीं है। तो चलो अच्छा ठीक है, टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे बेटा इसमें? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, कितना आ गया बेटा? अच्छा देख, अगर तू ध्यान से देख तो ये सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये सुनो। अगर nth शेल के अंदर तुझे नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना है तो कितने लोग कह रहे हैं ये सीरीज पूरी जाएगी, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये जितने टर्म होंगे कितने होंगे? n टर्म, यस और नो? इसका सम निकाल तो जरा। एस एन इज इक्वल टू n बाई टू, टोटल नंबर n बाई टू, 2a, 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी बोले तो बेटा 2 है। इसको देख, यहाँ -2 यहाँ +2, ये 2n आ जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, क्या आ जाएगा? n स्क्वायर। तो बड़ा सीधा सा आंसर है, nth शेल के अंदर देर विल बी n स्क्वायर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ओनली n स्क्वायर ना? अरे मोटू, तो रिदम का दोस्त है क्या तो? चलो अच्छा ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हो गया? फिफ्थ सेल में कितने सब शेल होंगे और हर सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, एंड पूरे सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ये सब क्लियर हो गया? अब आगे बढ़े इस पे। चलो बेटा, ओके जी, मिटा दो इसको। बात नहीं बेटा, प्लीज नो डिस्कशन। तो अब देखते हैं बेटा, ये जितने भी सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स आए हैं उनके शेप क्या होते हैं और ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है? हेडिंग डालो, व्हाट इज ऑर्बिटल? ऑर्बिटल है क्या, राइट? ऑल्दो वी नो दैट ऑर्बिटल इज डिराइव्ड फ्रॉम h कैप साई इज इक्वल टू ई साई, वहां के इक्वेशन से। ये होता क्या है, लिखो। ऑर्बिटल इज अ स्पेस अराउंड न्यूक्लियस, it is a space around nucleus. Orbital is a space around nucleus where the probability, space around the nucleus where the probability of finding an electron is maximum. What is orbital beta? Space around nucleus where the probability of finding what? An electron is max, उसी को ऑर्बिटल बोलते हैं। ध्यान से सुनना, पहले की तरह ऑर्बिट नहीं बोल रहे हैं कि सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस, नो। कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, इन दोनों में डिफरेंस बताइए, तो आप बोलोगे ये 2D होता है, ये 3 डायमेंशनल होता है। 2 डायमेंशनल, लिखो ये बात, ऑर्बिट इज 2 डायमेंशनल वेर एज ऑर्बिटल इज 3 डायमेंशनल स्पेस। ये सर्कुलर पाथ होता है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है तो ये स्फेरिकल, डंबल शेप, डबल डंबल,
डम्बल, डम, इसका स्पेलिंग थोड़ा सा चेक करो तो। डम्बेल होता है, नहीं डबल भी होता है क्या शायद? हाँ डबल भी होता है, डम्बल, डम, डम्बल, डबल, डम्बल। ओके, अभी दिखा रहा हूँ, डोंट वरी। ऑर्बिट के अंदर ये कहां से ओरिजिनेटेड टर्म है? रदरफोर्ड एंड नील्स बोयर मॉडल से डेराइव टर्म है, और ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से निकला हुआ टर्म है। कहां से ओरिजिनेटेड है? श्रोडिंगर है ना? ये फिक्स्ड पाथ के बारे में डिस्कस करता है कि सर्कुलर पाथ है, और ये प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करता है। इट डिस्कस अबाउट द फिक्स्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वेयर एज दिस डिस्कस अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इलेक्ट्रॉन। लिखो ये बात, डिस्कस अबाउट फिक्स्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, whereas orbital is the probability, orbital is the probability, orbital is the probability of, orbital is the probability of finding an electron around nucleus. Did you get it? अच्छा जी, अब आइए देखते हैं, मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। एक बात बताओ, हमने देखा था कि ऑर्बिटल्स कहां मिल रहे हैं बेटा? सबशेल के अंदर, ये सुनो। और हमने ये देखा कि एस सबशेल have just one orbital, और उसका नाम क्या किया जाता है? And that is named as s orbital। क्या बोलते हैं? अच्छा, आप ध्यान से देखो, ये जो s ऑर्बिटल का शेप है ना, स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? कहने का मतलब, न्यूक्लियस को अगर मैं ऐसे सिंबल से दिखा दूं कि दिस इज न्यूक्लियस, तो इसके चारों तरफ स्फेरिकल, और ये जो मैं डॉट 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 दिखा रहा हूं, ये सब क्या है? व्हाट इज दिस? ये जो डॉट 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 दिखा रहा हूं, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। ये प्रोबेबिलिटी का, जहां डेंस डॉट है, इसका मतलब वहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। दिस इज गिविंग यू द प्रोबेबिलिटी डायग्राम ऑफ एस ऑर्बिटल। ऐसी मीन्स इलेक्ट्रॉन कैन बी एनीवेयर इन अ स्फेरिकल शेप। अच्छा, उसमें भी मैंने बताया कि 100% प्रोबेबिलिटी कहीं पे भी नहीं है, उसके लिए आपको पूरा यूनिवर्स लेना पड़ जाएगा। तो जो ऑर्बिटल का बाउंड्री हम डिफाइन करते हैं, यूजुअली इट इज टेकन 90 to 95% प्रोबेबिलिटी का स्पेस लेकर के हम हमेशा बनाते हैं। 90 to 95% मिलने की जहां पॉसिबिलिटी हो, उस स्पेस को कन्फाइन करने की कोशिश करते हैं, और जो एक शेप निकल के आता है, दैट इज द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। और ये प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं? दैट्स सो सिंपल, इजंट इट? मैंने आपको बताया था, मॉड ऑफ साई स्क्वायर इंटू डीवी, यानी dx dy dz, इसी का इंटीग्रल करके निकालते हैं किसी एक स्पेस में। किस डिस्टेंस तक जाने पे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही है? 90 to 95%। उसके हिसाब से हम लोग स्पेसेस क्रिएट करते हैं, तो ऐसा आता है।
तो एस कैसा है बेटा, एस ऑर्बिटल कैसा है, स्फेरिकल, सर्कुलर नहीं, स्फीयर जैसा है। ओके, और इस स्फीयर में इलेक्ट्रॉन यहां भी, 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 हर जगह उसके कुछ न कुछ मिलने की पॉसिबिलिटी है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज देयर इनसाइड द स्फीयर। कितना परसेंट चांसेस है, 90 to 95%। 5% इस स्फीयर के भी बाहर रह सकता है। लिख लेना, एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। एस ऑर्बिटल कैसा होता है बेटा, स्फेरिकली सिमेट्रिक। S orbital is spherically symmetric. S orbital is spherically symmetric. Did you get that? बोलो। ओके जी, अब आगे बढ़े। हाँ चलिए, लिखो P सबशेल। बताओ P सबशेल के पास कितने ऑर्बिटल होता है, हाउ मेनी ऑर्बिटल डज P सबशेल हैव। हाँ बिल्कुल सही, लिखो P सबशेल हैव हाउ मेनी ऑर्बिटल्स बेटा, P subshell have 3 orbitals. P subshell have 3 orbitals. कौन कौन से, L की वैल्यू 1 होने के वजह से, यानी P के M की वैल्यू -1, 0 एंड +1। अब थोड़ा ध्यान देना बेटा, ये जो -1 है इसको बोलते हैं, इसको भी P बोलते हैं, इसको भी P बोलते हैं, लेकिन ये 3 ओरिएंटेशन का मतलब समझना, ये 0 बाई कन्वेंशन हम Z एक्सिस को मानते हैं। So PZ होता है, और these two can be anything, it can be Px and it can be Py, or it can be Py and it can be Px. Got it? तो लिखना P sub shall have 3 orbital which are named as Px, Py and Pz. Basically 3 different orientations. Three different orientation. Got it? यहां तक सभी को क्लियर हो गया? चलिए आइए देखते हैं। लिखो, द शेप ऑफ P orbital is dumbbell, डंबल के जैसे। इज लाइक डंबल शेप। अब आओ दिखाता हूं आपको Px को कैसे दिखाते हैं। ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस है, यहां मैं न्यूक्लियस ले रहा हूं, इस न्यूक्लियस के इस साइड ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है। These are termed as lobes. Electron can be anywhere and electron can be anywhere. अब थोड़ा मैं आपको ना फेजेस से भी परिचय कराता हूं। याद करो, वेव में हम हमेशा बोलते हैं कि
जो ऊपर वाला होता है उसको पॉजिटिव और नीचे वाला होता है नेगेटिव, और जो जीरो हो जाता है उसको नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल वेव, वेव के बारे में। तो ऐसे ही ये प्रोबेबिलिटी है इस साइड, एंड इस साइड अगर आप देखो यहां एक प्लेन पास कर दूं तो ये नोड है, यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा। तो नोड के एक तरफ साइन अलग और दूसरी तरफ साइन अलग, यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव, और बीच में यहां पे क्या है, ऐसे करके ये पूरा नोड है। तो आप पूरा लिखने की कोशिश मत करो, बस दोनों के साइन दिखा लो, बाद में इसका मतलब आपको समझाऊंगा। दिस प्लस एंड माइनस इज नॉट द चार्ज, चार्ज तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव ही होगा। दीज आर द फेजेस ऑफ द वेव, फेज बोलते हैं, पॉजिटिव फेज, नेगेटिव फेज, दीज आर द फेजेस ऑफ वेव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। Got it? Okay. Positive and negative here represent the phase, plus and minus. Is that clear? जैसे मैंने px बनाया बेटा, क्या वैसे आप py बना सकते हो? ट्राई py एंड pz तीनों बनाइए। ये देखो डंबल दिख रहा है ना, so this is dumbbell shape. Okay, py बनाइए आप। देखो y का मतलब इसके लोब्स कहां पे है बेटा? ऑन y एक्सिस। यस, दीज आर लोब्स, इनको लोब्स बोल सकते हो। ये न्यूक्लियस है, ये एक्स एक्सिस है। बोलो, ऐसे बनाया आप लोगों ने, डॉट 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 डॉट, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ, दीज आर फेजेस, ये पी वाई हो गया। एंड पी जेड, कितने लोग कह रहे हैं पी जेड के लिए ऐसे डॉट 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 जेड एक्सिस बनाना पड़ेगा? यहां इसका न्यूक्लियस है, एक लोब इधर की तरफ और एक लोब इधर की तरफ, अलोंग जेड एक्सिस, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। These are px, py and pz orbitals everybody। जो मैं p सबशेल के अंदर 3 बक्से बना रहा था ना, ऐसे बॉक्स बॉक्स बॉक्स, तो ये बॉक्स सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअल ऑर्बिटल लुक्स लाइक दिस। कर रहे हैं अभी, क्यों इतना इंपेशेंट क्यों हो रहे हो? कितना डंबल उठाने की तुम्हें पड़ी हो?
आइए चलिए देखते हैं, मिटा दूं इसको। हाँ वो आगे वाला नहीं कर रहा हूं, उसको लिखो। लिखो बेटा, डी सब शेल। डी के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा, आप लोग बताइए। हाउ मेनी ऑर्बिटल डज डी सब शेल पोजेस? ये सुनो, अब उनमें m की वैल्यू कितनी आती है? -2, क्योंकि d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? -2, -1, 0, +1, +2। इनमें जीरो वाले को बाई कन्वेंशन dz² लेते हैं। क्या लेते हैं? बाई कन्वेंशन। एंड बाकियों के लिए आप समझ लो, टोटल ऑर्बिटल्स का मैं एक जगह नाम लेकर रहा हूं, dxy, dyz, dzx, फिर आता है dx²y²। ये माइनस नहीं है, ये dx²y² इसको पढ़ते हैं, एंड फिर dz²। ये दो अलग कैटेगरी के। एंड डी सब शेल है, अब सिर्फ एक को अगर छोड़ दिया जाए dz² को, तो बाकी सभी का जो शेप होता है वो डबल डंबल की तरह होता है। लिखो, 4 out of 5 d orbitals have double dumbbell shape. Double dumbbell shape. Four out of 5 4 out of 5 d orbitals have double dumbbell shape. ओके, अब आते हैं, आ जाओ देखते हैं एक एक को, जरा ध्यान से देखो। मान लो ये x एक्सिस है बेटा, ये y एक्सिस है, ध्यान से सुनना, और ये आपका न्यूक्लियस है। तो dxy will be basically having their lobes between x and y axis। कितने लोब? 4 लोब होंगे, तभी ना डबल डंबल बनेगा बेटा। दिस इज dxy एवरीबॉडी। देखो ना, डबल डंबल नहीं हुआ। कैसे हो यार, ऐसे लो, ऐसे बना दे रहा हूं, अब दिख रहा है डबल डंबल। मोर पावर विल कम। डबल डंबल उठेगा ही नहीं। ये अगर पॉजिटिव हुआ तो ये नेगेटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव। दीज आर फेजेस, प्लस माइनस प्लस माइनस। यहाँ अपोजिट वाले फेजेस पे सेम साइन है डी के। जैसे बेटा मैंने आपको dxy समझाया है ऑर्बिटल्स में, वैसे ही मैं आपको समझाना चाहता हूं एवरीबॉडी अबाउट डी। अब एक बात बताओ, सुन रहे मेरी बात तुम लोग? ये आपको एक्सिस मालूम है ना, ये कौन सी एक्सिस है? सो टेक्निकली देखो कैसे बनाना चाहिए, मैं बात करने जा रहा हूं डी वाई जेड की। ध्यान से सुनना, जैसे एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है, ठीक वाई जेड, मेरी बात सुनो ध्यान से। जेड एक्सिस ऐसे है, जो मार्कर में लगाया हूं, ऐसे बाहर है। वाई ये है, जेड ये है, तो इसके चारों साइड अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो यहां पिक्चराइज करो एक प्लेन। नाउ this one is y and this one is z. Now lobes will be like this, चारों क्वाड्रेंट। लेकिन अब इसको पकड़ के मैं वापस ऐसे प्लेन में चिपका देना चाहता हूं, तो कैसा हो जाएगा? इस साइड में z और ऊपर y लेके चला जाना चाहता हूं, तो कितने लोग कह रहे हैं अंदर क्या हो जाएगा? x।
अरे ये एक्स वाई जेड मेरे ऊपर है यार, बोलो यार तुम लोग। ये देखो प्यारे बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है। अगर मैं बोलूं कि नहीं यार ये जो प्लेन दिख रहा है मैं इस प्लेन में चाहता हूं कि इनको लेके आ जाऊं, क्या प्रॉब्लम है? नाउ दिस जेड इज कमिंग इनसाइड द प्लेन वाई एट द टॉप। तो दो एक्सिस एक प्लेन में आ सकते हैं, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और क्योंकि कन्वीनियंट ये है कि ऐसे देखा जाए, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यहाँ जेड एक्सिस, यहाँ वाई। अब एक्स को मैं हटा ही दे रहा हूं, ये डॉट 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 जो लगाया है इसको हटा दे रहा हूं, या इसको हटा दे रहा हूं क्योंकि अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो वाई जेड है तो ऐसे बन जाएगा। डबल डम्बल, ये न्यूक्लियस था, और अगर ये प्लस है ये माइनस, ये प्लस है, ये कैसा है ये डबल डम्बल। तो प्यारे बच्चों ये कौन सा आ गया, डी वाई जेड। और कितने लोग कह रहे तीसरा कौन सा था, डी जेड, डी जेड एक्स। ये सुनो, तो ये एक्स है, ये मान लो जेड एक्सिस है, ये चार चार लूप्स। बना लो। ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा, जो एक्सिस है उनके बीच में है, तो एक्स जेड है, तो ये डी एक्स जेड। तीन ऑर्बिटल बना दिए। चौथा पांचवा आपको दिखाता हूं वो कैसे है। सो डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, द लोब्स ऑफ दीज लाइज बिटवीन द एक्सिस। क्या ये टू डायमेंशनल स्पेस है? बिल्कुल नहीं। इसको ऐसे समझ लो, गुब्बारे वाला जो होता है ना बलून, वन बलून, टू बलून, थ्री बलून, फोर बलून, उस बलून के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन, वैसा आप समझने की कोशिश करो, दे आर लाइक दैट। इज दैट क्लियर? ओके, चलो अच्छा। अब देखते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसा दिखेगा। नोट कर लो सभी लोग यहां तक पहले। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पढ़ते हैं उसको, लिखा तो ऐसे ही है, लिखा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जैसे ही है, बट पढ़ते उसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, यहां तक सबको क्लियर है? आइए अब अगला देखते हैं बेटा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसा है। बना लिया सबने? डॉट 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 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दीज आर रिप्रेजेंटिंग द प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। मिटा दूं इसको? ओके जी। अब बारी आती है किसकी, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखो जितने स्क्वायर वाले हैं ना उनमें लोब्स उन्हीं एक्सिस पे लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे ही इनके लोब लाई करते हैं।
ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, प्लस माइनस प्लस एन, ये लोब्स के फेजेस हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हाँ, इसका नेमिंग है ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स और वाई दोनों एक्सिस पे ही इसका लोब रहेगा, एक्स एक्सिस पे लोब है, वाई एक्सिस पे है, तो ये भी डबल डम्बल। इससे पहले वाला देख रहे हो, ये एक्सिस के बीच में है और ये बिल्कुल एक्सिस पे ये लोब। इतना ओरिएंटेशन का डिफरेंस, मैंने क्या बताया, डिफरेंट ऑर्बिटल्स मींस डिफरेंट ओरिएंटेशन। ये सुनो, लिख लो इसको जल्दी। चले किया जाए इसके आगे। ये हो गया, ये हो गया। अब सबसे इंटरेस्टिंग पता है कौन सा है? ये डी जेड स्क्वायर, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको आप समझो। उठ जा पहले ध्यान से। मान लो बेटा ये जेड एक्सिस है, ओके, ध्यान देना ये जेड एक्सिस, और ये मान लो आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस अंदर की तरफ है। तो इसका जो लोब है वो एक ऊपर और एक नीचे अलोंग जेड एक्सिस है। कहोगे सर डी तो डबल डम्बल, तो इसलिए मैंने लिखवाया था, सिर्फ एक को छोड़ के बाकी सब डबल डम्बल होते, यही डी जेड स्क्वायर है। तो कहोगे इसमें और पी में कोई फर्क ही नहीं दिख रहा है फर्क। इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग सा, इसको रिंग नहीं बोलेंगे, रिंग जैसा बोलेंगे। ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही है और ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही है। क्या ये एक दूसरे को पेनिट्रेट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये बेसिकली है कैसे, ऐसे समझो। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जैसे ये मान लो ये एक्सिस है जेड एक्सिस, इसके ऊपर एक लोब है, इसके नीचे एक लोब है, माइनस जेड एंड ऊपर की तरफ, और जो रिंग है वो बिल्कुल इसके किनारे 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 किनारे, आई मीन सेंटर से होते हुए ऐसे ही। मतलब अगर आपकी तरफ ऐसे करके दिखाऊं तो रिंग का स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे इधर से लेकर के, हाँ सैटर्न की तरफ जैसा होता है वैसे ही है, बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, और लोब इधर और लोब इधर। सो एक बलून इधर लगाओ, एक इधर लगाओ, और वो जो डंडी वाली बलून आती है ना, उसको ऐसा सर्कल में करके इसके चारों तरफ लगा दो। तो दिस इज हाउ द पी जेड, सॉरी, डी जेड स्क्वायर लुक लाइक। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर अगर ये पॉजिटिव फेज है, ये पॉजिटिव फेज है, तो इसका फेज क्या होगा? नेगेटिव। तो ये जो गोल वाला होता है उसका साइन अलग होता है, ऊपर ऊपर वालों का साइन अलग होता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है, प्लीज मेक अ नोट।
गॉट इट बेटा? बोलो, आपने डोनट्स तो खाए होंगे ना? हाँ, ये डोनट्स के जैसा भी समझ सकते हो, डोनट शेप ऑर्बिटल। ओके, नहीं खाया तुम लोगों ने? दोनों स्पेलिंग चलता है वैसे। या फिर डोनट भी चलता है ऐसे नॉर्मल भी चलेगा, लॉजिक वॉजिक नहीं देखना है। एक अमेरिकन है, एक ब्रिटिश है, दोनों चलता है, ठीक है। डोनट शेप, चलें आगे बढ़े। चलो बेटा, लिख लिया सभी ने? तो बताओ, सारे ऑर्बिटल का जितना भी था वो मैंने आपको बता दिया। एफ के जो शेप्स होते हैं दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, और उसके आगे जी एच आई यहां तक हमें पहुंचना ही नहीं है, तो एसपीडीएफ तक ही था। उसमें भी डी तक ही एनसीईआरटी ने रेस्ट्रिक्ट किया है, एफ के बारे में भी कहानियां इतनी नहीं है। इज दैट क्लियर? तो हम लोग भी सिर्फ एस पी एंड डी तक देखेंगे। बताओ, एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। पी का कैसा होता है? डम्बल। उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, पी एक्स, पी वाई एंड पी एक्स में दोनों लोब किधर होते हैं? एक्स एक्सिस पे। पी वाई में वाई एक्सिस पे। पी जेड में जेड एक्सिस। डी में कितने ऑर्बिटल्स हैं बेटा? 5। नाम क्या है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर है? वेरी गुड। और डी के जो शेप है वो कैसे हैं? डबल डम्बल, 4 डबल डम्बल, एक डोनट अलोंग विद अ डम्बल, या डम्बल एंड डोनट। ओके, तो ऐसा है, तो मतलब कि डम्बल चलाओ उसके बाद डोनट खाओ, ऐसा वाला बात है। ये बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है तुम लोगों को। ओनली यूज द डबल डम्बल। वंस यू आर टायर्ड यूज द सिंगल डम्बल, एंड इवन इफ यू आर टायर्ड देन यूज द डोनट। ओके, उसके बाद पढ़ाई करो एकदम आराम से। तो चलो सर, ये सारे ऑर्बिटल के क्लियर हो गए ना? कैसा दिखता है? क्यूरियोसिटी खत्म हो गई। व्हाट इज ऑर्बिटल एवरीवन? कृतिका, व्हाट इज ऑर्बिटल? आई विल नॉट अप्रिशिएट दिस, नॉट एट ऑल। नहीं, वो अच्छी तरह का बात नहीं है, बिकॉज ऑफ योर पुअर फोकस इन द क्लास। ओके, अगर आप क्लास में बैठे हो तो एक बारी ध्यान से जब बता रहा हूं तो दिमाग में डिजॉल्व होना चाहिए, देन यू आर फिजिकली एंड मेंटली प्रेजेंट इन द क्लास। आपको पेज पलटना पड़ जाए मतलब आप क्लास में नहीं हो, आप पार्शियली प्रेजेंट हो, आपको अपने फोकस पे वर्क करना पड़ेगा। ऐसा होता है ना, कुछ बच्चे बोलते हैं 2 घंटे पढ़ करके भी ज्यादा आगे निकल जाते हैं, कुछ 6-6 घंटे बैठे रहते हैं, एंड देयर इज द प्रॉब्लम इन द फोकस। ओके, यस अंशिका बताइए, लेट मी चेक द फोकस। बताइए, व्हाट इज ऑर्बिटल? नहीं, रहने नहीं देना, बताओ। नहीं पता? अंशिका, प्रिशा बताओ। Maximum, that's it. Space around the nucleus where probability of finding an electron is maximum. That's it. Difference between orbit and orbital, लक्ष्य बताओ। श्रोडिंगर, हाँ ठीक है। हाँ, भी देखो उसको याद है ना, उतनी कहानी याद है, कैसे याद हुआ? कोई और पढ़ा रहेगा उसको? फिर अगर एक बच्चे को याद हो सकता है क्लास में, इसका मतलब उसका फोकस बेटर है आप लोगों से। आपको इस पे काम करना है। क्लास की चीजों में बिल्कुल डिफरेंस नहीं होना चाहिए।
अभी मैं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल दिमाग में घुसना चाहिए और किसी भी मोमेंट पे मैं पूछूं तो आपको याद होना चाहिए, देन यू आर मेंटली प्रेजेंट। अदरवाइज क्या है, आप कभी इधर बातें में लगे हो, कभी उधर, कभी दिमाग आपका कहीं और जा रहा है, आप देख यहाँ रहे हो बट मेंटली कहीं और प्रेजेंट हो। ये सब चीजें आपका जो क्लास का रिसीविंग है ना, वो सब खराब करता है आपका, और रिसीव नहीं करोगे पूरे अच्छी तरीके से तो कभी डिलीवर नहीं कर पाओगे। अ पर्सन हु रिसीव्स वेल कैन ओनली डिलीवर। रिसीविंग एंड जिसका गड़बड़ है वो कभी डिलीवर नहीं कर सकता है। तो जब क्लास में हो तो ध्यान पूरी तरीके से होना चाहिए, क्या सर बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कनेक्ट कैसे करना है, सिर्फ उस चीज से, बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। अगर आपके बगल में किसी ने बॉटल इधर से उधर कर दिया और आपका फोकस इतना खराब है कि आप उसको ध्यान देने लग गए बॉटल कहाँ रख रहे हैं, तो आप क्लास में प्रेजेंट नहीं। फोकस इस लेवल का होना चाहिए कि अगल बगल में क्या हो रहा है उसका ज्यादा पता आपको ना पड़े और आप डिस्टर्ब ज्यादा ना हो उस चीज से। ऐसे बच्चे को बोलते हैं कि हाईली फोकस्ड है। इज दैट क्लियर ना? एंड दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्टूडेंट। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है एक स्टूडेंट की कि वो क्लास के अंदर कितनी ध्यान से बातों को सुन रहे हैं। चलो अब देखते हैं आगे। तो हो गया भाई, हमने सीख लिया कि भाई शेल के अंदर क्या है, सबशेल, एंड सबशेल के अंदर क्या है बेटा, बोलिए। ओके जी। और ऑर्बिटल के अंदर कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन। यस, क्योंकि ऑर्बिटल को डिफाइन कैसे कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यहां तक सबको क्लियर है। अब आते हैं चौथे क्वांटम नंबर जिसका नाम क्या है, राइट इट डाउन, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं, एस से या फिर एम एस। गॉट इट। अब देखो, जैसे कि आपने देखा कि पहला जो क्वांटम नंबर प्रिंसिपल है उसकी वैल्यू 1 2 3 4, लेकिन जो एल की वैल्यू है वो एन पे डिपेंडेंट हो गई और एम की वैल्यू एल पे डिपेंडेंट हो गई। यानी अगर एन पता है तो उससे आप एल निकालोगे, एल से आप यहां पहुंचोगे। मतलब शेल के अंदर क्या है, सबशेल, सबशेल्स हैं, और हर एक सबशेल्स के अंदर क्या है, ऑर्बिटल्स हैं। ये सुनो, और इन्हीं ऑर्बिटल में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन। उन इलेक्ट्रॉन के दो पॉसिबल स्पिन स्टेट है, ये क्वांटम स्टेट्स हैं। देर आर ओनली एंड ओनली टू पॉसिबल क्वांटम स्टेट, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, कौन से शेल में है कौन से सबशेल में है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए मैंने बोला कि स्पिन क्वांटम नंबर बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है, इसका कोई लेना देना नहीं है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये साई का पार्ट ही नहीं है, साई से सिर्फ तीन निकले हुए हैं, एन एल एंड एम। इज दैट क्लियर? आप लिखो, स्पिन क्वांटम नंबर हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इट इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। स्पिन क्वांटम नंबर हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, स्पिन क्वांटम नंबर हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। किससे डिराइव्ड नहीं है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ये डिराइव्ड नहीं। सभी को ये बात क्लियर हो गई, नॉट डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। चलो बेटा, अब स्पिन की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, बोलो। स्पिन की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, देर आर ओनली टू पॉसिबल स्पिन स्टेट। लिखो, देर आर ओनली टू पॉसिबल स्पिन स्टेट।
देयर आर ओनली टू पॉसिबल स्पिन स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और वो दोनों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, यही दो स्पिन स्टेट पॉसिबल। देयर आर ओनली टू पॉसिबल स्पिन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ईदर प्लस हाफ और दूसरा माइनस। इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा है कि एक को अपसाइड एरो और एक को डाउन साइड एरो, और वाइस वर्सा, इसको डाउन और इसको अप भी कर सकते हैं, और इसको डाउन एंड इसको अप कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? बोलिए। हाँ, अप स्पिन एंड डाउन स्पिन, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, ये सिर्फ दो क्वांटम स्टेट है, किसी कौन से शेल के अंदर है, कौन से सब शेल के अंदर है, इससे कोई लेना देना नहीं। अब भाई, अब देखो, ये सब पढ़ लेने के बाद इंसान चाहता है कि ना कुछ फिजिकल रिलेशन डेवलप हो और पता चले कि यहाँ पे ये जो क्वांटम नंबर की वैल्यूज हैं ये क्या सिग्निफाई कर रही हैं। तो देखो, अभी तक हम लोग किसको ढूंढ रहे थे, इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर लगा रहे हैं, और ये पता चला कि सर्कुलर ऑर्बिट वाला कहानी गलत हो गया। यहीं से नया चीज डिराइव हुआ, वो था ऑर्बिटल। ये सुनो, यहीं से डिराइव हुआ क्या, ऑर्बिटल। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो आखिर ये चारों क्वांटम नंबर बताते किसके बारे में? तो इन चारों क्वांटम नंबर को आप ऐसे समझ लो कि ये एड्रेस है इलेक्ट्रॉन का। किसका एड्रेस है? जैसे हम बताते ना भाई कि आप कौन सी कंट्री में हो, इंटरनेशनल एड्रेस, उसके अंदर अगर स्टेट्स हैं तो कौन से स्टेट से हो, उन स्टेट्स के अंदर आप कौन से एरिया से हो, या बिल्कुल सिटी, एंड उस सिटी में आपका मकान नंबर क्या है। ऐसे तो डिविजन्स और भी हैं। तो ये जो चार क्वांटम नंबर है, पहला वाला बताता है कि कौन से कंट्री के अंदर, उस एक कंट्री के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हो सकते हैं, तो यही एक शेल के अंदर डिफरेंट सबशेल्स आर पॉसिबल। उन बहुत सारे सबशेल्स में से किसी एक के अंदर क्या है, किसी एक कमरे के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और वहां आकर के देखोगे तो इलेक्ट्रॉन या तो अप स्पिन में है या तो चारों क्वांटम नंबर बेसिकली डेजिग्नेट करता है द कंप्लीट एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर आप चारों क्वांटम नंबर किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दे रहे हो तो बेसिकली आप उस इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस बता दे रहे हो कि वो कौन से शेल, कौन से सबशेल, कौन से ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, और ऐसे सर ऊपर पैर नीचे करके खड़ा हुआ है वहां पे कमरे के अंदर, कि ऐसे करके अप स्पिन है या डाउन स्पिन है, ये बता। एक बार ये क्वेश्चन आया कि भाई ये प्लस हाफ माइनस हाफ क्या बताते हैं। ये IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन JEE एडवांस में आते हैं वो एज इट इज कई सारे एग्जाम्स में सीधे सीधे ये पूछे जाते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये प्लस हाफ और माइनस हाफ स्पिन क्या डिजिग्नेट करते हैं। ऑप्शन में लिखा था प्लस हाफ का मतलब कि क्योंकि ये स्पिन है तो एक क्लॉकवाइज है और दूसरा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे में लिखा था नहीं, प्लस हाफ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, दूसरे का लिखा था क्लॉक। और एक जगह लिखा हुआ था कि ये सिर्फ और सिर्फ दो क्वांटम स्टेट हैं, इनका कोई क्लासिकल फिजिक्स से लेना देना नहीं है। और चौथा लिखा था ये कुछ भी सिग्निफाई नहीं करता है। तो आपके हिसाब से क्या करेक्ट आंसर है? These are only the two quantum state, has nothing to do with classical physics. क्लासिकल स्टेट क्या है उसका, वो क्लॉकवाइज डांस कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डांस कर रहा है, इससे कोई मतलब, सिर्फ दो क्वांटम स्टेट है। इज दैट क्लियर? और आपको एक क्वांटम स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन से दूसरे क्वांटम स्टेट में जाना हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। स्पिन स्टेट अपने से चेंज नहीं होते, एनर्जी दे के प्लस हाफ को माइनस हाफ किया जा सकता है एंड माइनस हाफ को प्लस हाफ किया जा सकता है। आपको हर स्टेप में, हर बार इस क्वांटम स्टेट को चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी आपको। इज दैट क्लियर?
आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन दिस। बड़ा फेमस है, पहले के टाइम में बहुत पूछा जाता है, पिछले 8-10 सालों से इस पे बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे, लेकिन कभी भी वो रिपीट कर सकता है जी। ओके, तो देखते हैं। वैसे अभी भी ये क्वेश्चंस जेई एडवांस को छोड़ दो, तो चाहे वो मेडिकल एग्जाम्स हो या फिर वो जेई मेन का हो, उनमें अभी भी इससे क्वेश्चंस आते हैं फ्रीक्वेंटली। तो और देखते हैं करते क्या हो। आप, मैं बिना कुछ बताए आपको सीधा क्वेश्चन दूंगा। देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स या राइट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। आपको ऑप्शन दे रहा हूं मैं, यहां पे लिख रहा हूं बेटा एन, एल, एम एंड एस, और ये पहला ऑप्शन दे रहा हूं ए। ए में क्या है, ये 2, ये 0, ये -1 और ये 0। बी है 3, 1, 0 प्लस हाफ। सी में है 3, 2, -1 प्लस हाफ। डी में है 3, 4 माइनस +2 एंड माइनस हाफ। ई में एक और दे रहा हूं 3, 1, सॉरी 3, 1 तो दिया ही है, 3 दे दिया, यहाँ पे -1 दे दिया, यहाँ पे -2 दे दिया और यहाँ पे प्लस हाफ दे दिया। इन सभी ऑप्शन में से आप फिगर आउट करो कौन करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है, कौन से सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स पॉसिबल हैं, कौन से सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स पॉसिबल नहीं है। जो जितनी कहानी मैंने सुनाई है, अगर आप ध्यान से सुने होगे तो ये आंसर सही निकालोगे। कौन कौन से पॉसिबल हैं और कौन कौन से नहीं है। कौन से हैं बस वही बता दो, बाकी सब तो नहीं आएंगे। थोड़ा सोचो, मैं टाइम देना चाहता हूं क्योंकि अपना दिमाग लगाओ उसमें। आंसर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं।
चलो बेटा कर लिया। आइए चलिए देखते हैं। आओ देखते हैं, पैसे रूल से चेक करते हैं। बताओ, सुनो ध्यान से, बिल्कुल बात नहीं। ये बताओ n इज इक्वल टू 2 मतलब सेकेंड शेल। l की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? 0 एंड 1। तो 2 के लिए इसने 0 दिया, मतलब ठीक चल रहा है मामला। अब l इज इक्वल टू 0 के लिए m की वैल्यू कितनी होती है? सिर्फ 0, और इसने क्या दिया है? यही गलत हो गया। अच्छा, एक तो ये गलती है, दूसरा s की वैल्यू भी गलत है, क्योंकि s की सिर्फ और सिर्फ क्या वैल्यू हो सकती है? ये एनालाइज करके लिखना है, क्या गलतियां हैं इसके अंदर वो लिखना है। इसके लिए देखते हैं, n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 0 1 2। अच्छा जी, अब इन तीनों में से कौन सा वैल्यू चूज किया इसने? 1। अच्छा, 1 के लिए अब m की वैल्यू क्या होती है? -1 0 एंड +1। अब चेक करते हैं। अच्छा, इनमें से इसने 0 चूज किया है, ठीक है जी। एंड s का वैल्यू तो हमेशा इधर +1/2, और मतलब ये परफेक्टली फाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने लोगों ने ये चूज किया था? ऑप्शन बी। वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाओ सी देखते हैं। सी के बिल्कुल ऐसे एक्सप्लेनेशन लिखना है ना, ऐसे जैसे मैं लिखवा रहा हूं। n की वैल्यू कितनी है? 3, तो l की वैल्यू 0 1 2। l लिया कितना है? सी में 2 लिया है, तो विच इज ओके। अब 2 के लिए क्या -1 मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। इस 2 के लिए -1 -2 -1। अब ये वैल्यू लिया है क्या जी? हाँ जी सर। तो यानी यहां तक ये सही चल रहा है। 3 के लिए 2 पॉसिबल है, 2 के लिए -1, इसके लिए ये भी करेक्ट। अगला लेके चलते हैं, डी, ऑप्शन डी। बोलो बेटा, बताओ n इज इक्वल टू 3 के लिए क्या l की वैल्यू कभी 4 हो सकती है क्या? तो इसका मतलब ये यही गलत हो गया। तो यही गलत हो गया तो आगे देखने की जरूरत है ही नहीं। 3 के लिए l की वैल्यू -1 हो सकती है क्या? कभी नहीं। तो इसलिए ये गलत। सिर्फ बॉम्बे एंड कैलकाटा इज करेक्ट। ओके, बी एंड सी बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। अब कितने लोगों का सही हुआ दोनों? वेरी गुड। लिखो, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल्स आर नॉट पॉसिबल। अंडरलाइन कर लेना। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल इज नॉट पॉसिबल। मैं देख रहा हूं कई लोग सिर्फ आंसर टिक कर रहे हैं अपने नोटबुक में, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं लिख रहे हैं कि क्या है इसके पीछे का। वही सबसे कोर पार्ट है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग क्या क्वांटम, सॉरी, हाँ, सबशेल्स आर नॉट करेक्ट। चलो ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। 2p, 3d, 3f, 2d, 6h, 4h। आइडेंटिफाई करो कौन से सबशेल नहीं पता। देख बेटा, 2p का मतलब क्या हुआ? n इज इक्वल टू 2 में प्रेजेंट p सबशेल। 5d का मतलब क्या होगा? फिफ्थ शेल का d सबशेल। इसकी बात हो रही। चलो जल्दी बताओ, सोच के बताओ, सोच के बताओ एकदम बढ़िया से। कोई कोई जल्दीबाजी नहीं है, इसको सोचो अच्छे।
कर लिया बेटा? क्या आंसर है? आ जाओ चलो देखते हैं, बताओ 2p का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि l इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 2। क्या ये पॉसिबल है? अरे n इज इक्वल टू 2 में क्या l इज इक्वल टू 1 पॉसिबल है? हाँ जी। इसके लिए l की 3 वैल्यूज होंगी, सॉरी 2 वैल्यूज, 0 एंड 1। तो 1 तो अलाउड है, तो ठीक लिखा है। और ऐसे सोचो, मैं आपको बोलता था कि 1 में 1s हो सकता है, 2 में 2s एंड 2p हो सकता है, 3 में 3 सबशेल्स 3s 3p 3d। ऐसे भी सोचो तो समझ में आता है। तो ये तो पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, हाँ जी। थर्ड शेल में 3s 3p 3d ये पॉसिबल। और ऐसे रूल से देखो तो n इज इक्वल टू 3 के लिए l की वैल्यू 0 1 एंड 2, ये d का पार्ट, ये s p d, तो यानी ये पॉसिबल है। इसको देखो 3f गलत हो गया, क्योंकि थर्ड शेल में 3s 3p 3d पॉसिबल है, 3f नहीं। f लाने के लिए फोर्थ शेल जाना पड़ेगा, तो ये गलत है। n इज इक्वल टू 3 के लिए l की वैल्यू सिर्फ 0 1 एंड 2 हो सकती है, s p d, f इज नॉट अलाउड। ये अलाउड है? बिल्कुल नहीं। p में सिर्फ, सॉरी 2 में सिर्फ p तक है, 2s 2p। 6 में 6 शेल के अंदर 6s 6p 6d 6 spdf g 2 4 6 बिल्कुल सही है। समझ गए ना? यहां सोचो, बिल्कुल। तो कितने लोगों का सही हुआ कि ये आंसर ए बी सी एंड ई, ए बी सी ई, कितने लोगों का सही हुआ? वेरी गुड। सभी को समझ में आ गया बेटा? बोलिए, सभी को क्लियर हो गया? अब हेडिंग डालिए नोड्स। अगली क्लास जो हमारी होगी उसमें सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे एंड उससे हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिटरमाइन करेंगे। आज की क्लास में ये छोटे छोटे टॉपिक सब खत्म कर दे रहा हूं। नोड, NODE, नोड्स लिखो। नोड किसको बोलते हैं बेटा? जैसे मैंने आपको बोला कि देखो दो टर्म होता है, नोड एंड एंटी नोड। नोड का मतलब है जहां प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए, एंटी नोड का मतलब होता है जहां प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाए, है ना? तो जैसे अगर मैं इसकी बात करूं वेव फॉर्म की, तो ये एंटी नोड्स है, ये नोड है जहां पे प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। लिखो, node is the space around the nucleus where the probability of finding an electron is 0. Node is the space around nucleus where probability of finding an electron is 0 in an orbital. Node is the space around the nucleus where the probability of finding an electron is 0 around the nucleus. सभी को समझ में आ गया ये बात? नोड क्या है? जहां पे है। अब आप समझो थोड़ा सा बात ना, पहले मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको बताया था साई के अंदर कितने कंपोनेंट है? 2, साई थीटा फाई एंड साई आर। ये रेडियल है और ये कौन सा है? एंगुलर। अब बताओ, अगर प्रोबेबिलिटी 0 है, इसका मतलब मॉड ऑफ साई स्क्वायर इंटू डीवी का वैल्यू 0 है। वॉल्यूम तो 0 हो नहीं सकता, मतलब मॉड ऑफ साई स्क्वायर 0। ये 0 तभी हो सकता है जब मॉड साई 0 हो जाए, यस और नो? तो इसका मतलब इसको 0 बनाने के लिए या तो ये 0 हो जाए या तो, इसलिए नोड दो तरह के होते हैं, एंगुलर एंड रेडियल। तो टोटल नोड की जो वैल्यू होती है वो n-1 होती है। व्हाट इज n? द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एसोसिएटेड विद दैट ऑर्बिटल। और कितने तरह के नोड होते हैं बेटा? रेडियल या फिर एंगुलर। रेडियल को स्फेरिकल भी बोलते हैं, और एंगुलर के कई सारी कैटेगरीज होती हैं।
प्लेनर, कोनिकल, डॉट डॉट डॉट। अच्छा ये बड़ा आसान है, एंगुलर नोड निकालना हो ना तो सिर्फ एजीमुथल क्वांटम नंबर देख लो, एजीमुथल क्वांटम नंबर। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताओ पी सब शेल में कितने नोड मिलेंगे एंगुलर, 1, क्योंकि पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 1, तो उस पे 1 नोड। रेडियल कितना बचा, तो बड़ा आसान है यार, टोटल n-1 था और उसमें से अगर ये इतना l है तो ये कितना बचा n-1 l और n-l-1। टोटल नोड n-1, जिसमें अगर l एंगुलर नोड हुए तो ये इस पूरे नंबर में से घटा दोगे तो तुम्हें स्फेरिकल नोड या रेडियल नोड मिल जाएंगे। अभी दिखाऊंगा कैसे दिखता है, बट फिलहाल चलो क्वेश्चन करते हैं, बस सीधा खत्म है। लिखो, नोड्स के टाइप लिख लिए ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नोड, रेडियल एंड एंगुलर। अब क्वेश्चन लिखो तो, फाइंड द नंबर ऑफ रेडियल एंड प्लेनर नोड्स, फाइंड द नंबर ऑफ रेडियल एंड प्लेनर नोड्स, find the number of radial and planar nodes for following orbitals। बिल्कुल सिस्टमैटिक मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहला 1s, फिर दूसरा लिखो 2s, तीसरा लिखो 2p x, फिर 2py, फिर 2pz। अगला लिखो 3d xy, जी लिखेंगे 3d z स्क्वायर, 3d xy yz, 3d zx, 3d x स्क्वायर y स्क्वायर। बताओ बेटा हो गया क्या पहला? आप रेडियल निकालो, एंगुलर निकालो, जल्दी करो। बड़ा आसान सा फॉर्मूला लगाओ, फटाफट आंसर निकालो। करना ही क्या है इसमें? मैं बस आपको नोड का ना दिखाई कैसे देता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। क्या हो गया बेटा? सभी को हो गया क्या? बता दो इसको। आओ चलो देखते हैं। ये बताओ, इसके रेडियल
प्लेनर नोड पहले देखते हैं, प्लेनर कितने हैं, सॉरी इसको एंगुलर बोल देते हैं। एंगुलर कितना होगा 0, क्योंकि इसके लिए n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0। अच्छा जी, रेडियल कितना होगा n माइनस l माइनस 1, 1 माइनस 0 माइनस 1 कितना आ गया 0। मतलब दिस इज वन ऑफ सच ऑर्बिटल जिसपे कोई नोड नहीं होता है। यहां 2s में देखते हैं, आ जाओ। एंगुलर 0, रेडियल कितने लोग करे 2 माइनस 0 माइनस 1 1। यस और नो? देखना चाहोगे कैसा दिखता है 2s में रेडियल नोड कैसा दिखता है? देखो यहां न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ एक ऐसा स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी है, और फिर एक ऐसा जगह आएगा, ये जो ब्लैक कलर से मैं लिख रहा हूं, दिस इज द स्पेस वेयर द जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज देयर। बाकी सब जगह पे है, सिर्फ यहां पे नहीं है, ये नोड है। मतलब अगर ग्राफिकली इसको दिखाया जाए तो ऐसा है, देखो प्रोबेबिलिटी के टर्म में, प्रोबेबिलिटी एंड रेडियस ऐसा है कि यहां से ऐसे ऊपर उठेगा, यहां कहीं बीच में मैक्सिमम आएगा और यहां फिर 0 हो जाएगा। या अगर मैं साई के टर्म में दिखाऊं तो ज्यादा बेटर है। किसका? रेडियल एंड दैट ऑफ 2s ना, ये ऐसा होता है बेटा, गोज डाउन, यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, ये बीच में ये जो पॉइंट है, ये यही पॉइंट है जहां पे नोड मिल रहा है। यहां पे जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। इस जोन में इलेक्ट्रॉन दिखेंगे ही नहीं, वो एक पॉइंट ही होगा, वो पूरा पतला सा स्फेरिकल पॉइंट है जिसपे इलेक्ट्रॉन कभी नहीं दिखाई देंगे। इसके इस साइड और इसके उस साइड दिखाई देंगे, उधर दिखेंगे ही नहीं। ये नोड है, दैट्स हाउ आई एम सेइंग स्फेरिकल नोड। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? ओके जी। प्लेनर नोड देखो 2px में, अच्छा एस में कोई प्लेनर नोड नहीं मिल रहा है, और समझ में भी आता है, कोई प्लेन ऐसा नहीं पास होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन ना आए। आप ऐसे करो तो भी देखो यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन आ ही जाएगा, इधर करो तो भी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यहां की बात कर लेते हैं 2px की। 2px में एंगुलर नोड कितने होंगे जी? ओनली 1। क्यों? क्योंकि l की वैल्यू कितनी है 1 एंड n की वैल्यू कितनी है 2। और रेडियल नोड कितना होगा 2 माइनस 1 माइनस 1 0 आ जाए। मतलब 2px में किसी भी तरह का कोई क्या नोड नहीं है? हाँ जी, रेडियल नोड नहीं है 2px में। तो 2px आपने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, इजंट इट? यहां न्यूक्लियस बनाया था और इस साइड में एक लोब बनाया था, इस साइड में एक लोब। ध्यान है क्या बेटा? ये x है और ये कौन सी एक्सिस थी? y। बोलो। अब मेरी बात समझना, ये जो यहां आप देख रहे हो, यहां बीच में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। सो दिस प्लेन, कौन सा प्लेन? द प्लेन विच इज प्रेजेंट इन y and z axis, which is containing y and z axis, इसको नाम क्या देते हैं? yz plane। yz plane is behaving as nodal plane for किसके लिए? px। और इसीलिए तो नोड के इस साइड प्लस और इस साइड माइनस कर रहे थे। इसलिए देखो डंबल शेप में एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव दिखा रहे थे, दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। डिड यू गेट दिस? दोबारा समझा दे रहा हूं, देख मैंने नोड निकाला, एंगुलर कितना आया 1 और ये कितना आया 0। एंगुलर नोड में ही दो तरह के नोड होते हैं, कोनिकल एंड प्लेनर। अब मैं प्लेनर दिखाने के लिए तुम्हें पहले ऑर्बिटल बनाया, ऑर्बिटल बनाया तो मैंने दिखाया कि बेटा यहां देख, सेंटर से अगर कोई प्लेन पास कर दो तो उसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं आएगा। ऐसे प्लेन पास करोगे तो वो बलून को कट करेगा, और बलून में क्या है? इलेक्ट्रॉन, यानी प्लेन में इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। हमें तो प्लेन ऐसा ढूंढना है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन आए ही ना, तो उसके लिए मैंने बोला कि वो न्यूक्लियस से पास करे और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को ले आओ। तो इसलिए इस प्लेन का नाम क्या हो गया? वाई जेड प्लेन। दिस इज एक्टिंग एज अ नोडल प्लेन। और नोड के एक तरफ पॉजिटिव साइन और एक तरफ नेगेटिव साइन होता है, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव जैसे।
ठीक है, सो दिस इज प्लेनर नोड प्रेजेंट इन 2px। कभी पूछे कि 2px ऑर्बिटल के अंदर yz प्लेन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी होगी, तो आंसर क्या है, 0, क्योंकि ये नोडल प्लेन है, इस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन। समझ आया? बाकी क्वेश्चन खुद से करके आना और अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द क्लास एवरीबॉडी।